बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोबल और रीजनल फूड कंजम्पशन पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बारे में है। So these are few class agreements and the purpose is to create a conducive environment of learning. What we will achieve after this lecture, we will be able to understand global and regional food consumption patterns and trends with special reference to adverse dietary changes and their causes, developments in the availability of dietary energy, availability and changes in the consumption of dietary fats, similarly, animal proteins, use of fish, consumption of fruits and vegetables, and lastly, we will see what are the future trends and due to these trends, what will be the demands, what will be the food availability and consumption in this scenario. तो सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई इसको मैं। अगर हम एक रीजन की बात करें, सपोज पाकिस्तान के अंदर ही बात कर लें, तो यहाँ पे भी हमें कंजम्पशन पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट नजर आते हैं। तो ये अर्बन रूरल एरिया का डिफरेंस हो सकता है, इवन ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और जो स्नैकिंग है ये आपको डिफरेंट मिलेगी रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। और फिर अगर आप डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब आप विजिट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड्स जो है ना वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बड़ी पिक्चर की बात करें, ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, तो वहाँ पे ये सिचुएशन और डाइवर्स हो जाती है। ठीक है, तो जो चीजें हम यहाँ पे एज अ स्टेपल फूड ले रहे हैं, वो हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट हो, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जो है वो ट्रेंड्स हों। इसकी बेस पे हम देखें तो स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जिनको हम कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग है एंड द पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, अल्टीमेटली दे हैव मोर एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। और फूड की जब फरावानी हो गई, प्लस जो है ना उनका डाइटरी जो और लिविंग लाइफस्टाइल जो था उसके अंदर जो चेंजेस आ गई, उसकी वजह से वहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो डिफर करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे अभी बहुत सारे इन्फेक्शियस टाइप की जो डिजीजेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो डाइट का हमारी लाइफ के ऊपर जो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, नो डाउट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक, ये सारी चीजें भी लाइफ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट रखती हैं। तो हमने ज्यादा इसमें फोकस करना है डाइट के हवाले से। और ट्रेंड्स की हम बात करें तो 1960s वर्सेस ये 2003 2004, ये जो डाटा मैं इसमें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। और इसमें इसको जस्टिफाई किया गया है कि जो हमारा खाना पीना है उसने इनके राइज के अंदर काफी ज्यादा रोल प्ले किया है। और कंपेयर किया गया है इसमें डाटा फ्रॉम 60 टू 2000। तो 40-50 साल के दौरान क्या डाइटरी शिफ्ट्स हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनकी बात करनी है, व्हाट आर दीज एडवर्स डाइटरी चेंजेस। ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे वन बाय वन उन जो एडवर्स डाइटरी चेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दुनिया में इसकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन वाइज जो है ना इसकी सिचुएशन आपके सामने लेके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, इनको हम क्रॉनिक डिजीजेस भी कहते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन की ये डिजीजेस होती हैं, चंद दिनों में जाने वाली नहीं होती। ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती हैं, एंड इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। तो ये तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो पहले ये समझा जाता था कि ये अमीर कंट्रीज की बीमारी है, एफ्लुएंट सोसाइटीज में ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन अब ये देखा गया है कि इनकी जो डेथ रेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो ज्यादा है। तो डेफिनेटली फिर इसकी रीजन जो है वो अदर देन दिस भी होगी। तो मेन टाइप्स की जब हम बात करें तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आ जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जो है वो प्रोमिनेंट है।
All types of cancers are included. Similarly, chronic respiratory diseases, स्पेशली एस्थमा का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, तो अभी तक ये सोसाइटीज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एस्थमा एक दो दिन में जाने वाला नहीं होता। डायबिटीज भी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंडिविजुअल या फिर उसको अपनी लाइफ को मैनेज करके जो है ना वो गुजारना पड़ता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनको हम सिंपली एनसीडीज बोल देते हैं, ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। एक्सट्रीमली दे आर अफेक्टिंग वेयर मोर देन 3/4 ऑफ द ग्लोबल एनसीडीज, यानी 3/4 हिस्से जो है ना वो पॉपुलेशन के जिनकी डेथ हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से, और ये अप्रोक्सीमेटली 32 मिलियन बनते हैं। 32 million individuals, they are dying from these type of health issues, long or chronic type of issues, especially in low and middle income countries. एनसीडीज के कुछ की फैक्ट्स जो 2018 का डाटा अवेलेबल है उसकी बेस पे अगर हम देखें तो टोटल जो है ना ये 41 मिलियन के करीब जो है वो इंडिविजुअल्स को किल करती हैं, और इसमें से 71% जो शेयर है ये टोटल डेथ के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी 29% जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हैं। तो अब अगर हम कहें तो मेजॉरिटी ऑफ डेथ जो है वो ड्यू टू एनसीडीज है। हर साल तकरीबन 15 मिलियन के करीब 1.5 करोड़ बनता है भाई ये लोग जिनकी एज 30 से 69 के दरमियान होती है, उनकी डेथ हो जाती है। और ये एक रेंज दी गई है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है ना डेथ वो अर्लियर एज के अंदर जब रिपोर्टेड है, तो इट मींस इसको हम प्री मेच्योर डेथ बोलेंगे, ठीक है। और 85% ऑफ दीज प्री मेच्योर डेथ्स अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अगर हम इनकी सिवियरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिजीज एग्जिस्ट करती है वो सीवीटीज है। सीवीटीज जो है ये तकरीबन 17.9 मिलियन पीपल जो है उनको एनुअली की डेथ का काज बनती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे 9 मिलियन के करीब जो है वो इंडिविजुअल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। 3.9 मिलियन दे आर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एंड diabetes is affecting 1.6 million individuals. So at the top is CVTs and cancer. 80% of the premature death in the world are due to these four diseases, or these four group of diseases. Among the various causative factors, tobacco use, physical inactivity, drug and alcoholic abuse, and unhealthy diets. So these ultimately increase the risk of dying from NCDs. तो हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट हमें तो टबैको नजर आता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नजर आती है, अनहेल्दी डाइट्स हम लेते हैं, और अल्कोहल सोसाइटी में नहीं है, लेकिन ड्रग अब्यूज जब सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है। ये इन्फोग्राम जो है ये भी WHO ने दिया हुआ है, और इसमें सीवीडीज जो है ना इनके बारे में ओवरऑल पहले बात की गई है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इशू जो है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और मेंटल हेल्थ का है, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है वो भी डिटीरियोरेट होती जा रही है वक्त के साथ साथ। ये स्टेटिस्टिक्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस अगर बात करें तो 350 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है इतनी अमाउंट जो है वो बचाई जा सकती है अगर हम एनसीडीज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इनके लिए अगर $1 जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है तो $7 के करीब जो है वो रिटर्न होने के चांसेस हैं। और 2020 तक का जो है ना 30 तक की बात की गई है कि अगर अब हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें एनसीडीज के ऊपर, so we will be able to save about 350 US billion dollars, and these can be used for economic growth. Regarding uh, protection, it is advised we should follow the medical advice, we should stay physically active. Vaccination is suggested, and breastfeeding. So these are the protective factors, and what are the harmful factors which should be avoided? These include
tobacco use, harmful use of alcohol, consumption of food and drinks high in salt, sugar and unhealthy fats, means added फैट, शुगर, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। Promoting healthy diets and lifestyles to reduce global burden of non-communicable diseases require a multi-sectoral approach involving various relevant sectors in the society. तो भाई अगर हम 41 मिलियन के करीब जो प्री मेच्योर टाइप की मेजोरिटी जो है इसमें 80-85% के करीब प्री मेच्योर डेथ हैं, उनको अगर हम काउंटरैक्ट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो फिर हमें हेल्दी डाइट्स को प्रमोट करना होगा और लाइफस्टाइल जो है उसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब ये चीज मल्टी सेक्टोरल लेवल पे अचीव की जा सकती है। इसमें सिंगल एक फैक्टर जो है ना वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जी अनहेल्दी जो फूड्स हैं उनको प्रोड्यूस ही ना करें, तो वी विल फोकस ऑन दी प्रोडक्शन सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इनकरेज करना होगा उन डाइट्स की, उन फूड की, कमोडिटीज की कल्टीवेशन जिनको हम हेल्दी समझते हैं। और इसके अलावा हमें डाइटरी डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना होगा। मोनोटोनस डाइट्स और मोनोटोनस टाइप के जो स्टेपल डाइट्स हैं, इनसे निकल के डाइवर्स डाइट्स की तरफ जो है वो मूव करना होगा। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद फूड इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग सेक्टर की जब हम बात करें, तो उनको भी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं बनाते वक्त ऐसी चीजें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट यूज ऑफ एडेड फैट्स, एडेड शुगर्स, एडेड सॉल्ट एंड सिमिलरली कह लें कि जो इश्यूज ऑफ ट्रांस फैट्स, मेलामीन और इस तरह के जो इश्यूज हैं वो प्रोसेस फूड के साथ जो एक्रिलामाइड में जो प्रोसेसिंग फूड के साथ जो इश्यूज हैं इनके तरफ भी हमें और कम से कम एडिटिव्स को इस्तेमाल करके और केमिकल्स को इस्तेमाल करके फूड को जो है ना वो प्रोसेस करना चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है ना वो इसमें शुगर रिडक्शन और फैट रिडक्शन और सॉल्ट रिडक्शन के ऊपर जो है वो फोकस करके हेल्दी डाइट्स को प्रमोट कर सकती है। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन भी की जा सकती है फूड प्रोडक्ट्स की, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस किया जा सके। इसके बाद लाइफस्टाइल लेवल पे जब हम देखें तो इसमें हमें फिजिकल एक्टिविटी जब हम कहते हैं कि आनी चाहिए, तो फिर हमें कंट्री लेवल पे कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने होंगे। हमें ज्यादा प्ले ग्राउंड्स बनाने होंगे, हमें ज्यादा पार्क्स बनाने होंगे जहाँ जहाँ जाके लोग अपनी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो अब ये चीज एक बंदे के करने वाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच चाहिए और जिसमें सारे सेक्टर्स जो हैं वो अगर इन्वॉल्व होंगे, इसमें हेल्थ को भी अब शामिल कर लें, भी हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लोगों की एजुकेशन, काउंसलिंग, इस तरह की फैक्टर्स के ऊपर भी, बिहेवियर चेंज के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर मस्ट बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। तो ज्यादा जो अगर हम क्या ना रूट लेवल पे अगर हम जाना चाहते हैं, रूट काजेस को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्शन सेक्टर एंड प्रोसेसिंग सेक्टर so that promotion of healthy diets for individuals and population groups can be achieved. Food strategies must not merely be directed at ensuring food security. भाई ये 1960s में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था उस वक्त कि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा लेवल पे थी और लोगों को खाने पीने को स्टफ अवेलेबल नहीं था। बहुत सारी डेथ इस वजह से हो जाती थी कि लोगों को खाने को स्टफ अवेलेबल नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी और इन टेक्नोलॉजीज की मरहूने मिन्नत ये हो गया कि फूड सरप्लस होना शुरू हुई। तो अब फूड जो है वो इतनी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो फूड स्टिल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इन इक्वालिटीज जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा जो चैलेंज आ रहा है ना इस वक्त वो फूड की सेफ्टी
और क्वालिटी है। तो फूड सेफ होनी चाहिए कंजम्पशन के लिए और इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, तो फिर जाके जो है ना वो हेल्थ को ऑप्टिमम रखा जा सकता है। मियरली अबंडेंट सप्लाई और अवेलेबिलिटी जो है फूड की, वो हेल्थ को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती जब तक हम उसकी सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर फोकस ना करें। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसने नॉर्मली ये जरूर किया है कि इससे फूड की सप्लाई जो कंट्रीज की थी वो बढ़ गई है और फूड की इनसिक्योरिटी के जो इश्यूज थे वो कम होना शुरू हो गए हैं और ग्रेजुअली जो डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं न्यूट्रिएंट्स की वो कम होती जा रही हैं और अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो हमें और नजर आ रहे हैं, जिनमें अर्बनाइजेशन का रोल भी नजर आ रहा है। अर्बनाइजेशन जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और इसने भी डाइटरी पैटर्न्स को इफेक्ट किया है। तो एक तो फूड की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, इसने डाइटरी जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब किया है और दूसरा लोग जो है वो शहरों में ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ का जो रहना सहना है, लाइफस्टाइल है और खाना पीना है वो भी बड़ा डिफर करता है। डाइट्स के अंदर चेंजेस बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पैटर्न ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो गया है। आप स्पेशली सिटीज़ की बात करें तो 10-11 बजे तक आपको दुकानें खुलती नज़र नहीं आती। मार्केट्स जो हैं वो लेट आवर्स में खुलती हैं और फिर आप देखें कि जैसे जैसे हमारा वो सोने वाला टाइम होता है, रात रेस्ट करने वाला टाइम होता है, तो ये लेट आवर्स तक 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो खुले रहते हैं और लोगों ने अपना जो है ना वो जो बॉडी का क्लॉक था सोने और जागने वाला उसको इस हद तक डिस्टर्ब कर लिया हुआ है कि रात को जो है ना वो बेसिकली जो स्लीपिंग का जो टाइम है वो बहुत कम रह गया। और अगर वक़्त बे वक़्त हम नींद भी पूरी करते हैं तो वो इत इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इवन फैमिलीज़ के अंदर इकट्ठे बैठ के खाना खाना जो था, ये भी एक ट्रेडिशन थी जो कि वक़्त के साथ-साथ कम होती जा रही है और अब इंडिविजुअल जो है वो बाज़ दफ़ा कुछ फैमिली मेंबर्स वर्क प्लेस पे ही खाना खाते हैं। बाज़ जो है ना वो हो सकता है कि वो 6 बजे खा रहा है, कोई 7 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है। तो डिफरेंट टाइमिंग्स जो है ना वो अब वर्क पैटर्न के हिसाब से जो है वो बन चुकी हैं और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम से कम होती जा रही हैं। अब ये जो इस तरह के इश्यूज़ आए हैं ना भई वक़्त के साथ-साथ, डाइटरी पैटर्न चेंज हो गए हैं और लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, तो इसको हम न्यूट्रिशन ट्रांज़िशन का नाम देते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है वो अब एक ट्रांज़िशनल दौर से गुज़र रही है, जिसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस हो रही हैं और ये अच्छी या बुरी जिस तरह की भी हैं इस ड्यूरेशन को हम ट्रांज़िशन का ड्यूरेशन कहेंगे एंड दीज़ आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स प्रमोटिंग non-communicable diseases even in the poor countries. Similarly, pace of these changes seem to be accelerated, especially in low income and middle income countries. तो ज्यादा कंसर्न क्या है कि ये जो चेंजेस एडवर्स चेंजेस हो रही हैं ये सबसे ज्यादा जो अब इनके अंदर जो बूम नजर आ रहा है या ग्रोथ नजर आ रही है या एक्सेलरेशन नजर आ रही है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर नजर आ रही है। तो अब हम भाई डिस्क्लोज करते हैं वो कौन कौन सी एडवर्स डाइटरी चेंजेस हैं। अब हम फोकस करेंगे डाइट के ऊपर। तो डाइट में क्या शिफ्ट आई है कि जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो राइज की तरफ चली गई हैं। तो इसमें फर्स्ट वन ये आ गया कि एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो डाइट्स की बढ़ गई है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो पर सर्विंग कह लें या जो अमाउंट कंज्यूम्ड है उसके हिसाब से देखें तो वो कम होता जा रहा है और कैलोरी का इनटेक जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और इसमें कैलोरीज जो है वो मेनली कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डाइटरी फैट्स और एडेड शुगर्स। तो मीन्स के ये फूड के अंदर प्रोसेस फूड के अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा होता जा रहा है कि अल्टीमेटली ये एक हैंडसम अमाउंट में कैलोरीज जो है ना वो ऐड कर देते हैं। तो पहले मेनली कैलोरीज कहाँ से आती होती थी, रेगुलर मील से। तो अब बहुत सारी कैलोरीज जो है वो डाइट के अंदर स्नैकिंग से आ जाती हैं।
बिटवीन मील जो है ना वो हम खाते पीते रहते हैं। इसके बाद फैट की अगर बात करें तो इसमें शेयर ऑफ सैचुरेटेड फैट इनटेक जो है वो भी ज्यादा है। और ये सैचुरेटेड फैट इनटेक किसमें ज्यादा होती है? एनिमल सोर्सेस में। विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, चाहे वो गोश्त है, दूध है, तो इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा पाई जाती है। अब जिन कंट्रीज में यूज ऑफ एनिमल फूड, और ये किसके साथ लिंक करता है? इनकम के साथ। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, यूज ऑफ एनिमल फूड जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो गया। ठीक है, एक दौर था कि सिर्फ उस वक्त स्टोन ग्राइंडर्स अवेलेबल थे, या चक्की जो आटा बनाने वाली थी उसके थ्रू होल व्हीट फ्लावर प्रोड्यूस किया जाता था, स्पेशली अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न रोलर फ्लावर मिल्स, अब व्हीट जो है ना वो मेजोरिटी उसकी जो है वो फ्लावर मिल्स में उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसमें से जो रिफाइंड फार्म में स्टफ जो है वो अब खाने पीने को अवेलेबल है। मैदा जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, आटा जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के जूसेस, ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इन ये भी कह लें कि डिवाइड ऑफ डाइटरी फाइबर है। ठीक है, किसी दौर में ये अवेलेबल नहीं थे तो लोग जो है वो ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करते थे। तो अब सिचुएशन ये है कि हम ये बेवरेजेस जो हैं वो रेडी टू सर्व ड्रिंक्स जो हैं उनको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, और ये डाइटरी फाइबर लेवल भी इनके अंदर कम होता है। और इसके अलावा जो सीरियल्स हैं उनमें से भी मैंने कहा कि रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, दे आर रिमूव्ड। फोर्थ वन अगर हम देखें तो रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो इसमें हम आगे डिटेल के साथ बात करेंगे कि WHO की क्या सजेशन है, कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब हमें डेली बेसिस पे खाना चाहिए, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अवेलेबिलिटी इन Pakistan, and as well as the what is the global scenario. Dietary changes are compounded by lifestyle changes and are reflected through reduced physical activity at work and during the leisure times. तो डाइटरी चेंजेस के साथ साथ जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है वो रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी का है। और ये बेसिकली लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आ गई है। एवरीबॉडी इज बिजी एंड नोबॉडी हैज टाइम टू इवन टू परचेज एंड प्रिपेयर फूड by themselves. So ultimately, meal away from home, the use of meal away from home is increasing day by day. And these type of products not only reduce the physical activity but also they have higher levels of added fats, sugars and salt. So at the same time poor countries they continue to face the problem of food shortage and nutrient inadequacies. तो एक तरफ तो उनको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इनकी न्यूट्रिएंट इनएडिक्वेसीज बढ़ती जा रही है। अभी भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसीज ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अब ये सारा कुछ जो है वो यकदम ही हो गया। ठीक है, ये डाइट्स जितनी भी इनके अंदर हमें एवोल्यूशन नजर आती है ये वक्त के साथ साथ हुई है, और इसमें कोई एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें कम्प्लेक्स किस्म के इंटरेक्शन जो है वो शामिल है। तो लेट्स के अगर हम उनकी बात करें तो इनकम इज डायरेक्टली लिंक्ड with the increase in income we have the more purchasing power and ultimately more dietary choices, either a positive or a negative. अगर आप fruits vegetables ज्यादा खरीदेंगे तो it will be a positive change, और अगर आप जो है ना वो processed food और ready to use, ready to cook, ready to serve, ready to drink इस तरह की जो मार्केट से चीजें उठा के खाना शुरू कर देंगे और मील प्रेपरेशन एट होम जो उसको डिस्करेज करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट। सिमिलरली प्राइसेस, ऑफ कोर्स प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो चीज जितनी सस्ती होगी उसी के हिसाब से उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा। बाज लोग फास्ट फूड जो है ना उसको रेगुलर मील के ऊपर इसलिए प्रेफर करते हैं कि रेगुलर मील जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली है। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। इवन
सेम फैमिली के अंदर जो 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट फूड्स. Similarly, cultural traditions are changing. There are some geographical changes. दुनिया जब एक ग्लोबल विलेज में बन गई है और अब में इसमें एक्सोटिक फूड का जो यूज है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक जगह का कल्चर जो है वो वहीं पे कन्फाइंड रहे, बल्कि अब ये मल्टी लेवल पे हमें चीजें नजर आती हैं. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसिंग जो है वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं. जस्ट एक माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक वर्क प्लेस पे अगर फास्ट फूड जो है वो इजीली और एक्सेसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगी. तो अब भी हम अगर फास्ट फूड का ऑर्डर करते हैं तो विद इन आवर, विद इन 20-30 मिनट्स आप उसको हासिल कर लेते हैं. और इसके मुकाबले में अगर आप ट्रेडिशनल कोई फूड उसको मंगवाना चाहते हैं, तो नंबर एक तो उसके ऑप्शंस जो हैं वो कम अवेलेबल हैं, और अल्टीमेटली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है. सोशल फैक्टर्स भी इसमें बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है ना वो इसमें बड़ा स्ट्रांगली अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो डाइटरी कंजम्पशन पैटर्न जो है इसको शेप करने में एक से ज्यादा फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट शामिल है. और जहाँ पे जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे, वहां पे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें इम्पैक्ट नजर आता है कंजम्पशन पैटर्न्स की चेंज के अंदर. Data on national availability of main food commodities can be used to get insight into the diets and their evolution over the time. किसी भी कंट्री का जो नेशनल फूड अवेलेबिलिटी का डाटा होता है ना, वो अगर हम उसको डेकेड वाइज देख लें, ईयर वाइज देख लें, तो बड़ी एक कंप्रीहेंसिव पिक्चर मिल जाती है कि जैसे जैसे फूड किसी की अवेलेबिलिटी बड़ी होगी, उसी के हिसाब से जो है ना वहाँ पे एवोल्यूशन हुआ होगा, और डाइटरी चेंजेस जो है वो या डाइटरी शिफ्ट जो है वो देखी जा सकती है. अब इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो FAO, दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है. ये डिफरेंट कंट्रीज का जो डाटा है ना उसको कलेक्ट करता है, और फूड स्टैट के नाम से इनका एक वेबसाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो हमें फूड की अवेलेबिलिटी के हवाले से मिल जाती है. ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और उसमें से जो हमारे लिए इस टॉपिक के हवाले से देखें तो वो फूड बैलेंस शीट जो है वो ज्यादा मैटर करती है. फूड बैलेंस शीट बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट करती है? इट इज रिफ्लेक्टिंग द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो ये फूड सप्लाई और यूटिलाइजेशन के दरमियान जो है वो बैलेंस को शो करती है. तो सप्लाई कहाँ से आती है भाई? या तो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट भी करते होंगे, और अगर कम प्रोड्यूस करते हैं तो देन यू कैन इंपोर्ट एज वेल. सो ओवरऑल supply is regulated by the production, import and exports, whereas utilization और डिमांड जो है ना भाई उसके इस्तेमाल जो है वो किस तरह रेगुलेट किया जाता है कि भाई किसी फूड को कितना यूज किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितना उसका यूज है, नॉन फूड पर्पसेस के लिए, एनिमल फीड के लिए, इवन सीड जो यूज किया जाता है फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन, और इसी तरह वेस्ट का एलिमेंट जब वहां पे कितना एग्जिस्ट करता है, तो इनकी बेस पे हम यूटिलाइजेशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं. और ये फूड बैलेंस शीट जो है वो हर कमोडिटी के हिसाब से अवेलेबल होती है. अब अगर हमारे पास टोटल फूड की अवेलेबिलिटी आ जाए, और फिर हमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल, उसका डाटा अवेलेबल हो, तो हम एवरेज पर कैपिटा सप्लाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स की निकाल सकते हैं. तो ये एवरेज होती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो बाज दफा हमें एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो नहीं मिलेगी, तो ये एवरेज को रिफ्लेक्ट करेगी. तो although such average per capita supplies are derived from national data, they may not correspond to the actual per capita availability. तो एक्चुअल भाई होता क्या है कि यहाँ पे ये डिफर करती हैं सिचुएशंस. एक कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी वाले लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो किसी जगह पे तो ऐसी सिचुएशन है कि दे हैव सरप्लस कमोडिटीज,
और किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन है कि उनके पास फूड इनसिक्योरिटी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इन इक्वालिटीज जो है ना बेसिकली रिगार्डिंग द एक्सेस ऑफ फूड, ये एक मतलब कह लें कि मेन प्रॉब्लम है इस वक्त। एवरेज फूड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन जो है ना, ये बाज दफा ट्रू पिक्चर भी इसमें से हमें नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड लेवल पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फूड सिक्योरिटी एट हाउस होल्ड लेवल जो है वो डिफर करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वेस्ट का एलिमेंट जो है वो भी डिफर करता है। किसी कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर स्पेशली बात करें तो हम कहते हैं जी 40% तक, हम 50% तक हमारे जो है ना वो फूड का वेस्ट और लॉसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एवरेज डाटा जो है वो मैं आगे आप पाकिस्तान का आपके साथ शेयर भी करूंगा। वहां से हमें ये लगता है कि एवरीथिंग इज ओके एंड वी हैव surplus calories as well as protein, but when we look the picture deeply, then we see that various type of nutritional discrepancies are there। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज वाली बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे इन्फेक्शियस इश्यूज भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीजेज जो हैं वो भी बड़ी तेजी से इमर्ज कर रही हैं। So actual food availability may vary by region, socioeconomic level, as well as depending upon the seasonality. FAO statistical database, which is known as FAO Stat, is based on national data। तो ये नेशनल लेवल पे है, अभी हाउस होल्ड लेवल पे नहीं है, ठीक है। सो इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद इन द कंट्री, कि कंट्री के अंदर फिर उस फूड का इस्तेमाल क्या है, क्या ये ह्यूमन बीइंग ही कंज्यूम करते हैं या इसमें से कुछ एनिमल फूड के तौर पे यूज होती है, सीड पे कितनी यूटिलाइज होती है, ठीक है, नॉन फूड कमोडिटीज के तौर पे उसका क्या इस्तेमाल है। तो इस तरह का डाटा, और फिर कम्युनिटीज के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है, हाउस होल्ड लेवल पे ये कैसे यूटिलाइज होती है, क्या घर के सारे मेंबर्स हैं उनको एक ही तरह से फूड जो है वो अवेलेबल है या उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो या इसी तरह कम्युनिटीज की हम बात करें तो क्या प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बाज दफा आप सुनते हैं ना कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है या सप्लाई जो है इसको बैन कर दिया जाता है कि पंजाब से सिंध में गंदम नहीं जा सकती, या गंदम सिंध से जो है वो पंजाब में नहीं आ सकती। कुछ शॉर्ट टर्म जो है ना वो बाज दफा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज की जाती हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स जो हैं इनकी रीजंस होंगी डेफिनेटली जिसके लिए की जाती हैं, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो ये फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। तो एफएओ स्टैटिस्टिकल डेटाबेस है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा टूल हो सकता है फ्यूचर में जब आप मास्टर लेवल पे आएंगे और आप रिसर्च करना चाहेंगे, तो फिर ये डिफरेंट टाइप के डाटाज जो है ना वो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वी कैन एक्सप्लोर different type of data, and it is you can see that they are providing free access to food and agriculture data for over 245 countries and territories and covering all FAO regional groups. FAO has divided the whole world into different regions, so we have regional data as well from 1961 to most recent years available। तो अब अगर हम चाहें ना 2020 तो मे भी हमें 2019 तक का डाटा जो है ना वो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स का मिल जाएगा। तो करते क्या है ये बेसिकली, ये सपोर्ट भी करते हैं अभी नेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज को कि वो डाटा को मेंटेन करें, और फिर जो नेशनल डाटा है ना उसको यहाँ पे वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। इसकी वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की डोमेन्स नजर आएंगे, ठीक है। डाटा के हवाले से इट हैज बीन categorized into different domains. So we can have production related data, we can have trade related data, what is available regarding imports, either seeds, pesticides, land use, employment, what about the population, and what is the role of emissions in agriculture, यानी इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एग्रीकल्चर उसमें क्या फुटप्रिंट्स जो है वो छोड़ रही है। एंड दिस इज द फूड बैलेंस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। फूड बैलेंस शीट जो है वो हमें फूड की अवेलेबिलिटी और फूड की जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कमोडिटी वाइज भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम प्लांट सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर।
और फिर इनकी सप्लाई के वाले से भी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। फिर फूड सिक्योरिटी पे आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको हाउस होल्ड लेवल पे भी जेंडर, एरिया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनके हवाले से इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक जगह पे मिल जाती है। प्राइसेस क्या हैं और प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, माइक्रो स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, agricultural environment indicators, forestry. So all type of data related to production and utilization is available. पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यही फूड बैलेंस शीट जो है ये 2019 और 20 की अगर हम फूड बैलेंस शीट देखें तो हमें पता चलता है कि ये पिछले साल की निस्बत इसमें को बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई, ठीक है। और लास्ट ईयर जो है वो 2325 किलो कैलोरीज पर पर्सन अवेलेबल थी। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं ये पर कैपिटा के हिसाब से हैं, ठीक है। मैं पहले भी एक जो फूड कंपोजिशन वाला हमारा टॉपिक था उसमें इन चीजों का साथ शेयर कर चुका हूँ। और इसी तरह हमारी प्रोटीन जो है उसमें भी हमें वाजे चेंज नजर नहीं आती। तो रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सीरियल्स, एवरीबॉडी हैज द एक्सेस टू 143 kg पर कैपिटा पर एमनम। तो सीरियल्स में गंदम, चावल, मकई ज्यादा यही क्रॉप्स यूज होती हैं। तो एवरेज हर बंदे के हिसाब से हम देखें तो उसको 143 kg जो है वो स्टफ अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअली जब हम देखेंगे तो मे बी रीजनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे हमें डिफरेंसेस जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। जो लोग पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि उनके पास इस सेंस में ये चीज अवेलेबल ना हो। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो स्टिल हमें क्वालिटी में हम बहुत डेफिसिट साइड पे हैं। जस्ट आप देखें कि 3 kg के हिसाब से फिश कंजम्पशन है पाकिस्तान में, 3 kg से। और फिश एक ऐसी आइटम है जिसके बारे में कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जो क्वालिटी प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इट इज अवेलेबल फ्रॉम द मिल्क एंड मीट, एंड वी हैव वेरी लो कंजम्पशन रेट ऑफ मीट एंड मिल्क। और जो ये 20-21 किलो पर कैपिटा के हिसाब से आपको नजर आ रहा है, इसमें भी मेजर शेयर जो है ना वो चिकन का आता है। तो जो रेड मीट है, बीफ है, मटन है, ये हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी लो होने की वजह से लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एग्स भाई 7 डजन, 5 डजन, यानी पहले 2-3 साल पहले 7 दर्जन के करीब जो है ना वो इंडिविजुअल्स पूरा साल में खाते थे, और अब उनको 5 डजन के हिसाब से जो है वो अवेलेबल है। तो बड़ी एक न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन ये भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह एडिबल ऑयल्स जो हैं, तो ये वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ पे जो शिफ्ट नजर आ रहा है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो फूड की जो अवेलेबिलिटी है, फूड की एक्सेसिबिलिटी है, और लोगों की इकोनॉमिक या परचेजिंग पावर है, वो बड़े स्ट्रांगली इन चीजों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कैलोरीज की सेंस में हम देखें तो वी आर हैविंग 2325 कैलोरीज पर पर्सन, जो कि 2000 को अगर एक स्टैंडर्ड माना जाए तो हम इससे ज्यादा पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हमारी ऐसी है कि तकरीबन 1/3 जो बच्चे हैं अंडर 5 वो अंडर वेट हैं, 40% के करीब स्टंटेड हैं, और 15-16% के करीब बच्चे जो हैं वो वेस्टिंग वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जब वो 50% से ज्यादा उनके अंदर न्यूट्रिएंट की जो है वो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। सो ये चीजें कह लें कि ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं दे रही हमारी जो फूड की कंजम्पशन है, अगर हम उसकी बात करें।